की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख भी होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल होंगे। और इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा होगा, मोदी 3.0 की सरकार के बाद बिहार दौरा उनका पहला ये बिहार दौरा, और ऐसे में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हेलीपैड निर्माण को लेकर बैरिकेडिंग पर भी काम शुरू यहां पर हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी दिन रात यहां पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कई मायनों में खास इस दौरान माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नालंदा में भी हेलीपैड बनाया जा रहा है, वहां पर इसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आखिर इतनी जल्दी बिहार क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या बड़ा फैसला यहां पर होने वाला, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार भी इस दौरान यहां पर मौजूद होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कई कार्यक्रम इस दौरान होने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम की, तो 19 जून को बनारस एयरपोर्ट से 8:30 बजे वो गया के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद गया पहुंचकर वहां नालंदा पहुंचेंगे। नालंदा जिले के जहां राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में बने हुए हेलीपैड पर उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। 10 बजे वहां कार्यक्रम है। इस दौरान 10 बजे से 11:30 बजे तक कुल 1.5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी समारोह में शिरकत करते हुए नजर आने वाले। इस दौरान देश विदेश के स्टूडेंट्स को संबोधित पीएम मोदी करेंगे और इसके बाद 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से गया के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का राजगीर का ये दौरा पहला है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी राजगीर पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रिहायशी हमले की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। रिहायशी बस हमले में हुई थी 9 लोगों की मौत। और अब देखिए किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी आतंकी हमले का मामला एनआईए को सौंप दिया है और एनआईए ने 15 जून को हुए आतंकी हमले के मामले को अपने हाथ में अब ले लिया है और जांच टीम करेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एक नई एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद उठाई गई। आपको याद होगा गृह मंत्री की तरफ से 2 दौर की बैठक की गई थी जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे। रॉ आईबी के अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी खुद मीटिंग में मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब एनआईए ने इस मामले में आपको बता दें कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए इस पूरे हमले की हर पहलू से जांच करेगी, हर एंगल से जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है जिसको आतंकी अंजाम देने की फिराक में हो, क्योंकि बौखलाहट आतंकियों की लगातार सामने आ रही है। और अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकी हमले की जाँच के सिलसिले में कुल 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ की है। इस बीच अगली खबर दिल्ली से जुड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बत्ती गुल, और इस खबर के बारे में कुछ देर पहले हम आपको बता भी रहे थे। अंधेरे में यात्री परेशान होते हुए नजर आए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल इस बीच देखा गया। कुछ फ्लाइट्स को भी यहां पर कैंसिल किया गया। T3 टर्मिनल पर काउंटर पूरी तरीके से ठप हो गए और आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर सके पैसेंजर्स। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल की घटना, और इस बीच आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग तमाम जो पैसेंजर्स थे वो नहीं कर पाए। उनके द्वारा कंप्लेन की गई, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा समय तक जो पैसेंजर्स थे वो परेशान होते हुए नजर आए। तो पलक, कभी आप जानकारी भी दे रही थी इस खबर से संबंधित। एक तरफ जहां पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में, दूसरी तरफ गर्मी से लोग परेशान है और अब बिजली गुल की ये खबर। और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा प्रिया कि एयरपोर्ट पर ही लाइटें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्योंकि सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है और सिर्फ ना देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशी फ्लाइट्स यहाँ पर आती हैं। लेकिन अगर ऐसा ही मामला सामने आता है बिजली गुल होने की, तो जाहिर सी बात है काफी हैरान करने वाला वाक्य है। बिल्कुल, और ये देखिए ना, ये फ्लाइट के भीतर की तस्वीर, और ये इंडिगो का विमान है जहाँ पर आप देखिए जो यात्री थे वो किस कदर परेशान हुए। यहाँ पर हमारे सहयोगी विकास मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन जो कि वहाँ पर मौजूद है। संभवतः वो भी इस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों की दिक्कतें काफी वो लोग दार्जिलिंग के लिए जा रहे थे जब वो ट्रेन हादसा जो हुआ है, और उसी दौरान देखिए T3 टर्मिनल पर काउंटर बिल्कुल ठप हो गया। वहां पर जो यात्री मौजूद थे उनकी दिक्कतें बढ़ गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पानी पर पहरा, जल संकट काफी गहरा। दिल्ली जल संकट के बीच पानी चोरी रोकने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था
प्रमुख पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। बूंद बूंद के लिए राजधानी इस वक्त तरस रही है। इसी बीच एक तस्वीर वो आई जहां पर पानी पाइपलाइन से कैसे लीकेज होता है, वो तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली में जो जल मंत्री आतिशी, उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि पाइपलाइन की जो सुरक्षा है वो मुहैया वहां पर कराई जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि पाइप में तोड़फोड़ कर रहे हैं ताकि जो पानी है उसकी निकासी की जा सके। अब वहां पर ज़रूरतमंद लोग भी हैं, लेकिन इसके अलावा एक वो माफिया, एक वो गिरोह जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसकी वजह से दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो बढ़ रही है। और इसके बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो गश्ती टीम है वो यहाँ पर तमाम चीज़ों को सुनिश्चित कर रही है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर पाइपलाइन, और दरअसल यहीं पर एक लीकेज भी है और इस लीकेज को ठीक करवाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ फिर से वैसी स्थिति हो गई, जिसके बाद यहाँ पर जल मंत्री की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी। अब किस तरीके से वहाँ पर पानी रोकने के लिए कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती है। बिल्कुल। तो वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल सामने नजर आ रहा है। दिल्ली की अलग अलग जगहों पर आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में इस वक्त आम जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और ऐसे में अब आप सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, जो तमाम यमुना पार के इलाके हैं उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है। 2 टाइम जो टैंकर पहुंचता था लोगों तक पानी लेकर, वो अब 1 टाइम पहुंच रहा है। कटौती उसमें कर दी गई है। लोगों का ये कहना है कि जो प्राइवेट टैंकर्स हैं वो अपने मनमाने हिसाब से लोगों से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन लोग क्या करें, क्योंकि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है और इसीलिए वो पैसा दे रहे हैं। अब इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी कि जो पाइपलाइन है उनमें लीकेज हो रहा था, लोग पानी भरते। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे कि सालों से ऐसा होता हुआ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि साजिश हुआ है। संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को निशाने पर लिया गया। ये कहा गया कि ये जानबूझ के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा मुहैया इन पाइपलाइंस को कराई जा रही है, लेकिन इसी बीच विरोध प्रदर्शन भी तेजी के साथ दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त हो रहा है। एक तरफ प्रचंड गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत। तो 2 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सिक्किम में फंसे हैं 1200 पर्यटक, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है। पुलिस, बीआरओ और स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो इलाके हैं वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई इलाकों में यहाँ पर परेशानी हो रही है आने जाने में भी। पुलिस की टीम ने जिम्मा संभाला हुआ है, बीआरओ की टीम वहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। मदद का हाथ उनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। करीब 1200 पर्यटकों के फंसे होने की वहां पर जानकारी है। एक एक करके सभी को निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और कल से लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया था। सिक्किम के मंगन जिले के तुंग में ये पर्यटक फंस गए थे, जो सड़क मार्ग पर फंसे हुए थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको वहां से रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की गई। कल तस्वीरें सामने आ रही थी और ऐसे में अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 9 पर्यटकों को निकाला जा चुका है। ये कल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। निकासी प्रक्रिया का नेतृत्व मनगन जिला मजिस्ट्रेट हेम कुमार क्षेत्रीय और पर्यटन और नागरिक उड्डयन और वन विभाग के अधिकारियों के अलावा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के द्वारा किया जा रहा है। मिलकर ये सब लोग काम करें कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया कि लगातार बारिश और वहाँ पर हो रही है, जिससे पार करने के लिए कई स्लाइडों के बावजूद 3 बीचों में सुरक्षा और देखिए लोगों को वहाँ से बैचों के जरिए, यानी कि कुछ बैच बनाए गए हैं जिनके जरिए लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की देखभाल की जा रही है। सावधानी के साथ उनका निकासी का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं लैंडस्लाइड में खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कब पहाड़ों से मलबा नीचे आ जाए इस बात की कोई जानकारी नहीं होती और ऐसे में जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कुछ विदेशियों सहित लगभग 1200 पर्यटक हैं जो पिछले 1 हफ्ते से लाचुंग शहर में फंसे हुए हैं, क्योंकि मनगन जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भूस्खलन से सड़क और संचार नेटवर्क ठप हो गया है, जिससे देश के काफ़ी हिस्सों से इनका संपर्क बाधित हो गया है और अब भारी मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जो टीम है वो लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। और इस बीच दैनिक जागरण में भी एक खबर, उत्तरी सिक्किम में सड़क मार्ग बहाल करने के लिए बीआरओ ने 64 पर्यटकों को बाहर निकाला। लगातार जो मलबा है वो हटाया जा रहा है और इस बीच वायुसेना से भी सहायता यहां पर मांगी गई है। जानकारी दी गई कि सिक्किम सरकार ने भारी बारिश के कारण फंसे पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालने के लिए वायुसेना से अब सहायता मांगी है। मूसलाधार बारिश से सिक्किम में कहर बरपाया है और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान
नुकसान हुआ है, साथ ही सड़कें और पुल भी बह गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास फिलहाल लगातार जारी है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर यह है, देर से दफ्तर पहुंचने वालों की अब खैर नहीं होगी और इस बीच उनकी छुट्टियां काटी जा सकती हैं। बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज कराएं अपनी हाजिरी, केंद्र सरकार का निर्देश है। और देखिए, बहुत जरूरी भी हो जाता है कि आप अपनी शिफ्ट में टाइम से पहुंचे और सरकारी कर्मचारियों के लिए अब ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो उनकी छुट्टियों में कटौती की जाएगी, जैसे कि अमूमन प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी चीजें की जाती हैं। बिल्कुल, प्राइवेट ऑफिसर्स में तो मैंडेटरी होता है कि लोग अपनी शिफ्ट पूरी करें, टाइम पर पहुंचे, लेकिन कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि जहां पर सरकारी जो दफ्तर है वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो समय पर नहीं पहुंचते हैं और इसको लेकर के लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर तय वक्त पर नहीं पहुंचता है, बायोमेट्रिक मशीन से उनकी हाजिरी दर्ज होगी और अगर वो मशीन कहती है कि आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो आपकी जो छुट्टी है वो कट सकती है। यानी कि पहले जो छुट्टी आपको मिलने वाली थी वो नहीं कटेगी, वो कट जाएगी, चाहे वो पीएल हो। इसके अलावा जो अलग अलग सुविधाएं आपको मिलती है उसकी तरफ से और मुझे लगता है डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम भी है ये। बिल्कुल, और केंद्र सरकार ने इसी को लेकर के निर्णय लिया है। आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए ये बहस बेकार है। तो देखिए, मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स और नवभारत ने इसको देश के कॉलम में पेज नंबर 9 पर इस खबर को जगह दी है, जहां पर लिखा है कि किताबों में भारत और इंडिया दोनों का प्रयोग होगा। एनसीईआरटी निदेशक की तरफ से कहा गया है। दरअसल वहाँ पर जो निदेशक हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने स्कूल्स की किताबों में भारत और इंडिया का परस्पर प्रयोग किया जाएगा ये कहा। इस मुद्दे पर बहस का कोई मतलब नहीं। दरअसल एनसीईआरटी को पाठ्य पुस्तकों में भारत या इंडिया शब्द के उपयोग से कोई परहेज नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल इसको लेकर के इस वक्त हम देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए और इसी को लेकर के कहा गया था कि सिलेबस में बदलाव को लेकर के सोशल साइंस विषय पर बनी एक उच्च स्तरीय कमेटी ने नई स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की थी। उस समय एनसीईआरटी ने इस पर कहा था कि पैनल की सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी बारे में, क्योंकि अभी जो चेंजेस का दौर है वो देखने को मिला है, आपको याद होगा कि अयोध्या को लेकर के भी इस नए जो किताबें आ रही है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। पहले जहां 4 पन्ने थे लेकिन अब वो सिर्फ 2 पन्ने हो गए हैं। बाबरी मस्जिद शब्द को वहां पर से हटा दिया गया। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज की गई हैं। अब इसी को लेकर के ये सवाल उनसे पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि किताबों में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल होगा। पहले भी क्योंकि ये बहस छिड़ चुकी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। इजराइल में 9 महीने और 6 दिन बाद वॉर कैबिनेट भंग हुई है। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने बनाई थी ये वॉर कैबिनेट और कहा कि हमारे कई फैसलों से सेना असहमत थी। तो देखिए, वॉर कैबिनेट जो बनाई गई थी उसे भंग किया गया, लेकिन इस दौरान ये कहा गया कि उनके कई फैसलों से सेना असहमत थी, सेना ऐसा नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि 31 मई को युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई थी और ऐसे में बाइडेन की तरफ से, क्योंकि लगातार ये प्रस्ताव रखा जा रहा था कि युद्ध विराम हो, बाइडेन ने एक 3 चरणीय इजरायली प्रस्ताव पेश किया, जिसमें गाजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत के साथ साथ इजराइल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले चरणबद्ध तरीके से इजरायली बंधकों की अदला बदली शामिल है। और ऐसे में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की अदला बदली का जिक्र करते हुए हनीये ने कहा कि हमास और फिलिस्तीन समूह एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसमें युद्ध विराम, पट्टी से वापसी, नष्ट हो चुके क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और एक व्यापक अदला बदली समझौता शामिल है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको असम से बताएंगे, जहां पर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। दरअसल उदलगुड़ी में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। AK-56 राइफल, मैगजीन, 668 कारतूस भी इस दौरान बरामद किए गए। तो यहाँ पर भारी मात्रा में हथियारों का जो जखीरा है वो यहाँ बरामद हुआ है। बड़ी सफलता असम पुलिस को मिली है। आप तस्वीरें भी देख पाएंगे। तमाम ये जो हथियार हैं जो बरामद हुए, 668 कारतूस भी इस दौरान बरामद हुए। तो असम पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा था और इसमें बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में हथियार का जखीरा, इसके अलावा ये जो राइफल्स हैं वो यहाँ बरामद हुई हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। AK-56 राइफल है जो कि बरामद हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अब जांच और ज्यादा तेज हो गई है। बड़ी सफलता फिलहाल असम पुलिस को उदलगुड़ी से मिली है। तो भारी मात्रा में हथियार यहां से बरामद हुए हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। 24 सालों के बाद में नॉर्थ कोरिया जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। एयरपोर्ट पर किम जोंग उन के साथ में उनके द्वारा वेलकम किया जाएगा उनके देश में उनका। और पश्चिमी देशों को आशंका है कि हथियारों की हो सकती है गुपचुप डील। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन फिलहाल पहुंचने वाले हैं कोरिया, और कोरिया में यहाँ पर पुतिन मुलाकात करेंगे किम जोंग उन के साथ में। नॉर्थ कोरिया में उनकी ये मुलाकात होने वाली है, और लगातार जो देश है वो अब ये कयास लगा रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर डील हो सकती है हथियारों की, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो पुतिन का ये जो कोरिया दौरा है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक तरफ आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त किस तरीके से संघर्ष वहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जब वो कोरिया पहुँचेंगे, तानाशाह से उनकी मुलाकात होगी। इसी को लेकर के तमाम तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते, साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के जहाज भिड़े। इलाके पर 6 देशों का दावा है। ड्रैगन ने कहा कि चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता रहा फिलीपींस का जहाज। चीनी कोस्ट गार्ड ने कहा कि फिलीपींस का जहाज लगातार चेतावनी की अनदेखी करता रहा और आक्रामक तरीके से बढ़ता रहा है। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, इसको लेकर के कई देश हैं जो कि लगातार दावे करते हैं। 6 देश ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि ये जो पूरा इलाका है वो उनका है। अब चीन और फिलीपींस के जहाज आपस में कैसे भिड़े, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साउथ चाइना सी में जो चीन की तरफ से जो विस्तारवादी नीति है, जिस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका जिक्र लगातार होता है। इसको लेकर के भारत भी कई मर्तबा चीन को घेर चुका है, चीन पर सवाल उठा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी साउथ चाइना सी का एक ऐसा मसला है जिसको तमाम देशों की तरफ से, तमाम मुल्कों की तरफ से उठाया गया है। और अब फिलीपींस का जहाज जो कि वहां पर मौजूद था, वो और चीनी जहाज आपस में भिड़ गया। अब इसको लेकर के भी लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। चीन ने कहा कि फिलीपींस का जहाज मान नहीं रहा था, वो लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा है। दूसरी तरफ फिलीपींस की तरफ से भी अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार साउथ चाइना सी का ये जो बवाल है वो कब जाकर के थमेगा और कब हल निकलेगा, ये एक अहम सवाल बना है। तो देखिए, साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के जहाज भिड़े हैं आपस में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ रही है, और ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिहार समेत 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है, राहत इन राज्यों के लोगों को मिलेगी, क्योंकि प्रचंड गर्मी है। तापमान पारा 44 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ तक कि 50 डिग्री तक पहुँच रहा है। देखिए, रात को भी लू चल रही है। और इतना ही नहीं, सोचिए कि किस तरीके के हालात है कि जो पानी जो छतों में टंकी रखे तो इतना गर्म वो है कि लगता ही नहीं कि सुबह का वक्त है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है। लोगों को राहत किसी भी वक्त नहीं मिल रही है। एसी कूलर काम करना बंद कर चुके हैं। फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा असर नजर आ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 24 घंटे में 52 लोगों ने अपनी जान भीषण गर्मी से गंवा दी है, क्योंकि लोगों को हीट वेव लग रही है, लोगों को लू लग रही है, जिससे लोग बच नहीं पा रहे हैं। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 18 जून से इसका असर तमाम प्रदेशों में देखने को मिलने लगेगा। इससे प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हीट वेव से भी कुछ जगह पर राहत अब मिलती हुई धीरे धीरे नजर आएगी। 10 साल के बाद अगर हम बात करें तो जून में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस रहा। आज और कल रेड अलर्ट जारी किया है। कई अगर हम प्रदेशों की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, हिमाचल हुआ, जहां पर अगर हम बात करें तो इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश की उम्मीद है, और उम्मीद है कि पारा थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बीते दिन आज सबसे ज्यादा पारा रहा, अब तक 45 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म दिन अब तक दर्ज किया गया। और फ्रंट पेज पर यह खबर भी अमर उजाला में, जहां पर हेडलाइन दी गई है कि आसमान से बरस रही है आग, कल से राहत की आस। लगातार तीसरे दिन प्रयागराज सबसे गर्म रहा। 47.6 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में पारा 47 के पार पहुंच गया, जिसमें प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर और सुल्तानपुर शामिल हैं। इस बीच कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 170 की मौत का आंकड़ा यहां पर दिया गया। यूपी में भीषण गर्मी और लू की वजह से बीते 24 घंटे में 170 लोगों की मौत का दावा यहां पर किया गया है। सर्वाधिक 100 मौतें बुंदेलखंड और कानपुर मंडल से हुई है, और कानपुर में 47.4 डिग्री पारा भी दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी में 45 डिग्री में तापमान जो रहा वो रहा, और रात में भी लू और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पंजाब हरियाणा में भी पारा 47 के करीब रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी यहां पर पड़ रही है। प्रिया, बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे। 18वीं लोकसभा में 52 सांसदों ने हैट्रिक लगाई है। 2 दिग्गज 8वीं बार शपथ लेंगे। नई संसद में पुराने अनुभव का
दम दिखेगा। इसमें कई सारे ऐसे सांसद होंगे जो कि पहली मर्तबा वहां पर पहुंचेंगे। इसमें आप देखिए सबसे युवा सांसद के तौर पर शांभवी चौधरी आपको नजर आएंगे, जो कि समस्तीपुर से इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। अगर हम इसी तरीके से बात करें तो आपको यूपी के भी एक सांसद हैं जो कि सबसे वहां पर सबसे युवा वहां पर सांसद के तौर पर आपको नजर आएंगे। 52 सांसद है जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। कई ऐसे सांसद जो कि पहली मर्तबा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। प्रीति, आपके पास कुछ बिल्कुल, points? दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र किया गया है। 18वीं लोकसभा में 52 सांसदों की हैट्रिक। और देखिए लिखा गया है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही संसद फिर से अनुभवी नेताओं से भर जाएगी, जो लगातार जनता की अदालत में उनकी उम्मीदों और पैमानों पर खरे उतरे हैं। तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार ऐसे विरले सांसदों में से हैं जो 11वीं लोकसभा से सतत संसद के सदस्य बने हुए हैं और इस बार 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। केरल से कांग्रेस सांसद के सुरेश भी 8वीं बार सदस्य चुने गए हैं, जबकि जीत की हैट्रिक लगाकर 52 सांसद संसद में पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के मैदान के दौरान हम देखें किस तरीके से तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो यहां तक पहुंचे हैं और जनता की अदालत हर बार ऐसी कड़ी परीक्षा लेती है कि कुछ लोग तो सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाते संसद की, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जो 7 बार इसमें जिक्र किया गया है कि 7 ऐसे सांसद हैं, यानी कि 24 से शुरू हो रहे सत्र में दिलाई जाएगी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ और तमाम अनुभवी नेता नजर आएंगे। 7 सांसद चुने गए हैं 7वीं बार। लगातार तीसरी जीत दर्ज करने वालों में 7 महिलाएं भी हैं, यानी कि बहुत बड़ा ये आंकड़ा है।